पिछले कुछ समय से हिमांशु जी के साथ जब हम बैठते हैं, एक बार जब इनका कैफे लालटेन, कोई वहाँ पे भी चलिएगा, वहाँ पे साहित्यिक बातें होती हैं, साथ में चाय होती है। तो जो नए एक्टर्स हैं या नए बोलने वाले जो लोग हैं, और जो खास तौर से अभी जो जेनजीज और वो जो भी है अल्फा जो भी आ रहे हैं, उनमें पढ़ने की जो है आदत धीरे धीरे कम होती जा रही है, या पढ़ने का वैसा उतना इंपॉर्टेंस उन्होंने समझा नहीं है। हर चीज़ अवेलेबल है, ये अब आपको प्रयास आपको नहीं करना पड़ता। अब आपके लिए प्रयास करने के लिए 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, एक गूगल भी है, एक चैट जीपीटी भी है, एक ग्रोक भी है, सब कुछ वो कर लेता है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब आपकी सारी क्षमताओं का उपयोग क्या करना है, मुझे जो चाहिए उसको मैं प्रॉपरली लिख पा रहा हूँ क्या। जैसे आपने लिखा एक शायर, तो वो बहुत सारे शायर दिखा देगा ग्रोक, तो अब आपको सिर्फ इतना ही समझदार होना पड़ेगा कि मुझे गुलजार लिखना है, यानी कि गुलजार करके एक व्यक्ति एग्जिस्ट करते हैं, इतना ही जानकारी लोगों के पास है, तो गुलजार लिख देंगे तो गुलजार की डिटेल निकाल के दे देगा ग्रोक। जबकि ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। जब सामने जैसे मोहनदास जी बैठे हुए हैं, आपने जो दौर देखा हुआ है, उस दौर के लोग वो कंठस्थ थे, सब नाम प्रेमचंद से लेकर के जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, चाहे महादेवी वर्मा हैं, सब लोगों के नाम, वो चीज़ की कमी बार बार महसूस की गई कि कम हो रही है। ठीक है, जो अब अक्सर जावेद साहब बोलते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, well no I don't know, बताइए मुझे तुम क्या। ठीक है ना, वो कहते हैं कि शब्द क्या है, ईंटें हैं, ईंटों से घर बनता है, जितनी कम ईंटें होगी तो छोटा घर बनेगा। और उनकी वो बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छी बैठ गई, शब्द कम है तो कम बोल पाएंगे, थोड़ा ही बोल पाएंगे, अच्छा नहीं बोल पाएंगे। तो ये जो कमियां हैं, ये हमने जोधपुर में भी महसूस की, नए उभरते हुए अभिनेताओं में जो भी कला के साथ जुड़े हुए हैं। जब मैं कला की बात करता हूँ तब उसमें इंस्टाग्राम की रील शामिल नहीं है। कला मतलब नाटक, गाना, नाचना, उसमें वो सब शामिल नहीं है। जो सिर्फ इसी के लिए आते हैं वो कला में अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। भविष्य में जब सरकार के साथ बैठ के इस बारे में बात होगी कि उर्फी जावेद भी कलाकार है, तब हम उसको भी कला में डाल देंगे। फिलहाल हम उसको बाहर रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो इतनी सारी जो बातें हो रही है, उसमें इस कमी को पूरा करने में पिछले कई समय से जो प्रयासरत है हिमांशु किरण शर्मा जी, जो आइए प्लीज। वैसे स्टार्ट कर लेते हैं एकदम प्यार से, ठीक है साहब। अपन बात करेंगे, बहुत सारी कविताएं मैं कुछ लेकर आया हूं साथ में, वो भी पढ़ेंगे। कुछ ज़रूरी कविताएं जो आप तक नहीं पहुंची हैं किसी ना किसी कारण से, वो आप तक पहुंचे, ये मेरा पूरा मामला रहता है हमेशा इसके अंदर। और आपसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप सब लोग अगर यहाँ हैं तो किसी ना किसी आर्ट से तो ज़रूर है। मतलब तो ये एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर आर्टिस्ट है तो उससे मिलना बहुत कमाल है। उसके पास खुद के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एक शेर है गालिब का, बड़ा मशहूर शेर है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो बाजी चाहे अतफाल क्या है, क्योंकि कुमार विश्वास ने इसको गलत पढ़ा है। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, ये देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, ये तो हमने सुना ही है। तो बाजी चाहे अतफाल नहीं पता है हमको, पर हम इस शेर को कई बार सुन चुके हैं। गालिब को तो सब जानते ही हैं। इसका मतलब होता है चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, बच्चों के खेलने का मैदान। तब आप शेर सुनो कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये ऐसे हो। अब गालिब जो है ना, बड़ी गजब की चीज है। आपको क्या लगता है शायर कैसे होते होंगे? कोई जवाब देगा, शायर कैसा होता होगा? हाँ बताओ। शायर नटखट होता होगा, फिर कृष्ण क्या करेगा? हाँ नहीं, बहुत सही जवाब है ये, वैसे बहुत सही था। अब गालिब के बारे में मैं बताऊं आपको दो चीजें। चूंकि मुझे साहित्य पुरस्कार नहीं चाहिए इसलिए मैं कह सकता हूं कि गालिब एक नंबर का था तो बेवड़ा। ठीक है, उसके जैसा शराबी कोई हुआ ही नहीं। मशहूर शराबी, एक तो था शराबी, एक होता मशहूर शराबी। ठीक है, दूसरा गालिब जितना मजाकिया इंसान कोई नहीं हुआ। गालिब का एक बड़ा किस्सा है कमाल का कि गालिब साहब के घर पे कोई खाना खाने आए, तो उस समय टॉर्च लाइट ये सब तो होता नहीं था। तो गालिब साहब मोमबत्ती जला करके गेट तक छोड़ना है, तो उसने बोला इतना बड़ा आदमी छोड़ना रहा, साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई बात नहीं मत करो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा, मत छोड़ो मैं चल जाऊंगा। बोला नहीं मैं आपको छोड़ने नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो कि आप अंधेरे में मेरे चप्पल पहन के चल जाए। ये है गालिब एक्चुअली। अब एक और किस्सा आता है गालिब का कि ब्रिटिश कॉलेजेस हुआ करती थी, एक प्रिंसिपल आया गालिब के पास में, बोला गालिब साहब कुछ नहीं करते आप तो हमारे यहाँ पढ़ा क्यों नहीं देते आकर के? तो ठीक है फाका का टाइम है, एकदम कुछ भी नहीं हो रहा, तो चलो पढ़ा लेंगे। तब गालिब एक पालकी करके गए, कॉलेज के बाहर गेट पर गए, वापस आ गए, पढ़ाया नहीं किसी को।
ढूंढते ढांढते वो लोग पहुंचे, भाई क्यों नहीं आया? तो बोले गालिब वो लेट लेने ही नहीं आया कोई गेट पे मेरे को। तो मैं गालिब हूँ यार, मेरे को किसी ने रिसीव ही नहीं किया। तो उस तरह का आदमी गालिब जब एक शेर कहता है। अच्छा, मेट्रो इन दिनों देखी किसी ने अभी? तो मेरे साथ उस फिल्म में एक जना बैठा था मैम, ये दोस्त मेरा। अब देखो आप कैसे होते हैं दोस्त। मैं बोला पता है किसने लिखी? 2 गजल इसमें है, केसर की एक तो गजल है और एक है गालिब की गजल, जो एज इट इज काम में आई है। अब आपने सुनी हो तो ठीक है, मैं बताता हूं कि होते तक एक गजल है जो आपने सुना होगा, गाना बड़ा मशहूर सा गाना हो गया। तो उससे मैंने पूछा किसने लिखी? तो बोला यार प्रीतम ने लिखी है, एक और आदमी कोई गालिब भी है। बोला कोई गालिब नहीं है वो, ये गालिब की गजल है। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। ये केसर उल जाफरी की गजल है और बहुत पुरानी गजल। 1992 में एक कविता आई थी, निर्मला गर्ग, बिहार की हैं वो, निर्मला गर्ग उनका नाम है। कविता का नाम है आज खेला नहीं होगा। आज खेला नहीं हो सकेगा साहब, आज खेला नहीं हो सकेगा साहब, ना गुस्सा ना होइए ना, ना जूता चिट्टी फेंकिए पर्दा पर। आई में कंपनी का कौन कसूर नहीं है साहब, आई में कंपनी का कौन कसूर नहीं है साहब। भाई जो हरिचंद्र बनता था ना, भाई जो हरिचंद्र बनता था ना, ओकरा लड़का मर गया। भाई जो हरिचंद्र बनता था ना लकड़ा, ओ का लड़का मर गया। बिनसारे इतना जल्दी आप दूसरा हरिचंद्र कहां से लाए बे? राम लोचनवा करता है, आप तो जानते हैं वो वक्त तक कमाल कर देता है। जब रानी सभ्या से रोहित का कफन मांगता है, कितना लोड लगता है आप लोग का। मुदा ओकरा हाथ तनको नहीं कांपता। लड़का मर गया बिनसारे। एक गो था हुजूर, एक गो। बुखार था 6 महीना से, हड्डी का। देह पर पत्ता खसा हुआ, गाज जैसन हो गया था ना, इलाज तो बहुत कराया। हुसली टिकुली सब बिक गया महतारी का। लग्गा को पुर्जा थमा के डाकघर कहता था, सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, खुराक अच्छा दीजिए। खुराक, खुराक समझते हैं ना, खुराक अच्छा दीजिए। गरीब आदमी अब दोनों चीजें कहां से लाता साहब? एक गो के जुगाड़ में तो जिंदगी कुम्हार के माटी हो जाता है। हाँ तो कल जे खेला देखा के रामलोचन घर गया तो देखा लड़का मुर्गी ना है छटपटा रहा, आए बाएं बक रहा, कपार तो खुए लड़क रहा, होटे पैर उभागा। बड़का डाकघर साफ ठोक दी, 50 गो रुपया गिन दो बस। बड़ा चिरोरा काहे पसीसता? कौन कहता है डाकघर दूसरा भगवान होता है? कौन कहता है? वो तो आदमी ना होता साहब, नेकलेस व्यापारी होता है। लचारी वो कंपाउंडर के ले गया, 2 गो सुइया लिख के बोत, अभी तुरंत ले जाओ। सुइया निकाल के दुकान वाला मांगा 30 गो रुपया, और रामलोचनवा के पास था 18। लिफाफा फिरती लेके जाऊं धरे लगा, इतना मेरे को गाहक आया। वो जैसे ही उमर घुमा, रामलोचनवा लेके पार। इतना ना जोर से भागा, इतना ना जोर से भागा, जिन मुरखेल बैल लागला हो पीछे। नहीं सरकार, ओकरा हाथ तनको नहीं कापा। नहीं सरकार, ओकरा हाथ तनको नहीं कापा। रानी सभ्या से कफन मांगता रामलोचनवा आ बेटा के लिए, और दवाई चोरता रामलोचनवा एक नहीं था हजूर। रानी सभ्या से कफन मांगता रामलोचनवा, अरे दवाई चोरता रामलोचनवा एक नहीं था हजूर। उतना ही फर्क था दोनों में जितना नाटक और जिंदगी में होता है। आप सब साहिबान से अर्ज है, अभी खेला 2 दिन और नहीं होगा। इस असुविधा के लिए हम
माफी मांगते हैं आपसे। एक नाटक करने वाला आदमी जो शब्या से कफन मांगते हुए नहीं कांप रहा है, वो चोरी करते हुए भी नहीं कांप रहा है। दोनों में एक ही फर्क बताया उसने। भाषा बिहार की है, पर मुझे लगता है इमोशंस आप तक आराम से आए होंगे उसके। एक जगह वो कहता है कि 30 रुपए ही हैं उसके पास में, 18 रुपए उसकी जेब में है, 30 रुपए की 2 इंजेक्शन लिख दी, डॉक्टर ने 50 रुपए मांग लिए हैं पर्ची से। ये बर्राणु की कविता है, पर 2025 में भी वैसी है, कुछ नहीं बदल रहा है। मंगलेश डबराल का नाम सुना आप लोगों ने? इसका कविता का नाम है अभिनय। मैं 4 कविताएं वो लाया हूं जो अभिनय से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं अभिनय गुरुकुल में हूं, तो मुझे लगता है कि यहां पर जुड़े हुए लोगों के लिए पहले कुछ कर लेना चाहिए। एक गहन आत्मविश्वास से भरकर सुबह निकल पड़ता हूं घर से, ताकि सारा दिन आश्वस्त रह सकूं एक आदमी से मिलते हुए मुस्कुराता हुआ। वह एकाएक देख लेता है मेरी उदासी, एक से तपाक से हाथ मिलाता हूं, वह जान जाता है मैं भीतर से हूं अशांत। एक दोस्त के सामने खामोश बैठ जाता हूं। वह कहता है, तुम दुबले बीमार क्यों दिखते हो? जिन्होंने मुझे कभी घर में नहीं देखा वे कहते हैं, अरे आप टीवी पर दिखे थे एक दिन। बाजारों में घूमता हूं निशब्द, डिब्बों में बंद हो रहा है पूरा देश। पूरा जीवन बिक्री के लिए एक नई रंगीन किताब है, जो मेरी कविता के विरोध में आई है, जिसमें छपे सुंदर चेहरों को कोई कष्ट नहीं, जगह जगह नृत्य की मुद्राएं हैं विचारों के बदले। जनाब, एक पूरी फिल्म है लंबी, आप खरीद लें और भरपूर आनंद उठाएं। शेष जो कुछ है अभिनय है। चारों ओर आवाजें आ रही हैं, मेकअप बदलने का भी समय नहीं है। हत्यारा एक मासूम के कपड़े पहनकर चला आया है। वह जिसे अपने पर गर्व था एक खुशामदी की आवाज में गिड़गिड़ा रहा है। ट्रेजेडी है संक्षिप्त लंबा प्रश्न। हर एक चाहता है किस तरह झपट लूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। यह है मंगलेश डबराल की कविता अभिनय के ऊपर। मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा बताया कि क्या हो रहा है टीवी की वजह से, ओटीटी की वजह से, सिनेमा की वजह से, एक नाटककार के साथ में क्या क्या हो रहा है वो। एक और कविता है थिएटर करना, शिरीष कुमार मौर्य। जो थिएटर करवा रहा है ना, वो क्या क्या करता होगा, उसको क्या क्या करना पड़ता होगा एक नाटक को करने के लिए। ये उसकी कविता है। एक छोटे कस्बे में थिएटर करना, सबसे पहले उस कस्बे के सबसे अमीर और अय्याश आदमी के आगे खड़े होकर चंदा मांगना है, और वह भी एक हक की तरह। उसे हर साल होने वाली रामलीला, धर्मगुरुओं, साध्वियों आदि की प्रवचन संध्याओं, बड़े अंग्रेजी स्कूलों के सालाना जलसों में डीजे आदि, और अपने इस नाटक के बीच एक नितांत अनुपस्थित साम्य को समझाना थिएटर करना है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना मदद के वास्ते, घूसखोर अफसरों को पहचानना और पुराने परिचितों को टटोलना है थिएटर करना। एक सही और समझदार आदमी अचानक मिल सकता है, अचानक बिक सकती है, कुछ टिकते हैं, आपको तैयार रहना है। और उसी बीच लगा आना है एक चक्कर लाइट और साउंड सिस्टम वाले के पास, और उसी घी वाले थलथल लाला के यहां भी जिसने मदद का वायदा किया, और सुनना है उससे ये इमदाद तो हम नुकसान उठाकर दे रहे हैं भाई साहब, आपने भी छात्र राजनीति में रहते कभी तंग नहीं किया था ना, ये तो बस उसी का बदला है। इस तरह पुरानी भलमनसाहत और एहसासात को खो देना है थिएटर करना। जब रोशनी और आवाज और अभिनय के समंदर में तैर रहे होते हैं किरदार, और दर्शक भी अपना चप्पू चलाते हैं तालियां बजाते हुए, ठीक उसी समय सभागार के सबसे पीछे के अंधेरे हाहाकार में अनायास ही बढ़ गए खर्च का हिसाब लगाना है थिएटर करना। नाटक के बाद रंग स्थल से मंच की साज सज्जा का सामान खुलवाना, कुर्सियां हटवाना और झाड़ू लगवाना थिएटर करना है। ठीक उसी समय सभागार के सबसे पीछे अंधेरे हाहाकार में अनायास ही बढ़ गए खर्च का हिसाब लगाना है थिएटर करना। नाटक के बाद रंग स्थल से मंच की साज सज्जा का सामान खुलवाना, कुर्सियां हटवाना, झाड़ू लगवाना है थिएटर करना। जिसमें तयशुदा पैसों में किंचित कमी के लिए रंग मंडल के थके खींचे किंतु समर्पित निर्देशक से मुआफी मांगना शामिल है। देर रात की सूनी सड़क पर बीड़ी के कश लगाते बंद हो चुके अपने घर के दरवाजों को खटखटाते जाना है थिएटर करना। बूढ़ी होती मां के अफसोस के साथ अवकाश प्राप्त पिता के क्रोध को पचाना, और अगली सुबह तड़के कच्ची नींद से उठकर शहर से जाते रंगमंडल को दोबारा बुलाने और उन्हें विश्वास में विदाई का हाथ हिलाना है थिएटर करना।
कौन कहता है, कौन, कि महज एक प्रबल भाव वेग में अनुभूत कुशलता के साथ मंच पर जाना भर है थिएटर करना। अगर आप लोग थिएटर से हैं तो आप एक बार जरूर समझेंगे इस बात को, क्योंकि सिर्फ थिएटर करना जो है ना, ये एक साथ सब कुछ बता दिया सर इसमें शिरीष कुमार मौर्य ने। एक अंतिम कविता है, उसमें सूत्रधार उसका नाम है, हरि मृदुल इनका नाम है जिन्होंने कविता लिखी है। मेरी वेशभूषा पर मत जाइए, मेरे सपाट कथनों उपकथनों पर भी मत जाइए, सपाट कथनों उपकथनों पर भी मत जाइए, मेरी भंगिमा और भावों पर तो कतई मत जाइए। कथानक का हर सिरा मेरे हाथ में सारी घटनाएं और वातावरण, मेरे इशारे से ही मुख्य अभिनेता अभिनेत्री सहित हर छोटे मोटे अदाकार का मंच पर अवतरण। कलाकार तो जैसे कठपुतली, मेरे ही हाथों में वह अदृश्य डोर जिसे खींचते ही होने लगता है हास, परिहास या रुदन। लेकिन देखा गया इधर की कहानी का सूत्र बड़ी कुशलता से थामे सूत्रधार के मन में एक और ही कहानी चल रही। आखिर कौन कमबख्त आया था इस जहां में सूत्रधार बनने? किरदार तो मुख्य अभिनेता का ही अदा करना था। अगर हम यहां तक आ गए तो हम अगली कविता की तरफ चलते हैं, वो है चंबल। चंबल नरेश सक्सेना की एक बहुत सुंदर कविता है। चंबल, 1 2 3 4 लड़कियां हैं, बहुत अच्छा है ये, 5 6 इनफैक्ट। लड़कियों को ये कविता सुननी चाहिए, पर लड़कों को तो जरूर जरूर सुननी चाहिए, वैसा है। ये महाराज लंतिदेव के अग्निहोत्र में काटी गई सहस्त्रों गायों और बछड़ों के बहे खून से बनी नदी, यह वेद व्यास के शांति पर्व से निकली एक अशांत नदी, बेईमान शकनी ने अपने पासे फेंके यहीं, संपत्ति और सिक्कों के बदले पत्नी हारी गई यहीं। फिर 5 पतियों और पितामह ने उसे नंगा होते देखा, यह उसके आहत वचनों से अभिशप्त नदी। चंबल के तट तीर्थ नहीं, चंबल के तट तीर्थ नहीं, प्राचीन सभ्यताओं का कोई नगर, ना मेले पर्व न तीज त्योहार, न पूजन हवन न मंत्रोच्चार, भयानक भाए भाए सन्नाटा भरी हवाएं, कटी फटी विकराल कंदराएं चंबल के आर पार, शत विशत कर डाली हो जैसे खुद अपनी ही दे किसी विक्षिप्त स्त्री ने सहसा धीरज खोकर। टैटी करील झरबेली और बबूल के जंगल में उड़ती हूं हूं करती रेत और सदियों का हाहाकार। चंबल के तट तीर्थ नहीं, उसके बारे में प्रसिद्ध है, दरस करे तो रागी होए रिबेल, परस करे तो बागी होए, करे आचमन मूड सराय, चंबल तो बड़भागी हो। यह है इसका पहला सर्ग। अब हम चल रहे हैं दूसरे की तरफ। यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोमती, अलकनंदा, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम, जबकि चंबल वह अकेली और अभागी नदी है जो पुराणों में वर्णित है, अपने स्वरूप को आज तक कर रही है सार्थक। चंबल में पानी नहीं, खून तैरता है। चंबल में मछलियां नहीं, लाशें हैं। चंबल प्रतिशोध की नदी है, और वह कौन सी लड़की है जो प्रतिशोध और खून से सनी नहीं, और जिसमें लाशें नहीं तैरती। फिर भी शारदा, शई, शपरा, कालंदी तो लड़कियों के नाम हैं, चंबल नहीं किसी लड़की का नाम। और वे नदियां जिनके नामों पर रखे गए लड़कियों के नाम, और जो स्वर्ग से उतरी थी हमें तारने, आज खुद अपने तारे जाने के लिए तरस रही हैं। भक्तों के मलमूत्र, वमन और विष्ठा से वे हो गई हैं कुंभिपाक, बलगम से भरकर। लेकिन उस मलमूत्र और वमन और विष्ठा से दिया जा रहा है उन्हें, उनके मार्फत सूर्यदेव को अर्घ्य। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। चंबल पर कब्जे के लिए हुए देवों और दानवों में युद्ध इस कदर कि रक्त और चर्म से भरकर वह कहलाई चर्मणवती। चर्मवती यानी कि चाम वाली चंबल।
आज जबकि बाजार आमादा है हर माता को चर्मवती बना देने के लिए, और कुछ अभागिनों को तो बना ही दिया गया है चर्मवती, फिर भी कल्याणी, सिंधु, सई, सिप्रा, जानवी, भागीरथी, मंदाकिनी तो लड़कियों के नाम है, चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। देखो कितनी सारी नदियों के तो नाम ही नहीं आए, उन करोड़ों करोड़ों नदियों के नाम जो सुखा दी गई स्रोतों पर ही और रह गई है नाम। ब्रूटल क्रिटिसाइज। याद करो वो नदी जो इतिहास में तो है, भूगोल में नहीं है। वो विदा याद करो वो नदी जो इतिहास में तो है और भूगोल में नहीं। वह विद्या और बुद्धि की नदी सरस्वती तो शायद शर्म से ही धरती में समा गई। वह गोया अपनी कब्र में ही बहती है। चंबल की बेटियों के नाम हुए फूलन देवी, कुसुमा नाइन, गुल्लो बेडिन। फूल, कुसुम और गुल, लेकिन फूलों के नाम वाली ये बेटियां फूल नहीं थी। फूलों को नंगा नहीं किया जाता, फूलों को झूठा पकड़कर घसीटा नहीं जाता, फूलों के जलती हुई बेड़ियों से दागा नहीं जाता, कोमल अंगों में मिर्ची भरकर कबुलवाया नहीं जाता कि वे डायने हैं। शिशुओं के नर्म कलेजे चाट चाट कर खाती हैं, वही लाती हैं अकाल महामारी, वही हरवाती हैं मुकदमे। हाथ डुबोए गए खोलते हुए पानी में और फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए। गिद्ध हो गए पंच परमेश्वर और सभी जन, काकर, पाथर, चिरई, कूकर, भेड़ हो गए, घास हो गए, पेड़ हो गए। फूलों के मुंह से निकली कुछ बुदबुद, पर चिल्लाया ओझा, लो सुन लो इससे, इसने कबूला है अपना जुर्म, अब ये चाहती हैं मेरे हाथों मुक्ति। 14 की या 15 की गुल्लो बेडिन ने देखा कि पूरी पंचायत हत्यारी है और अगली उसकी बारी है, तो वह जान बचाकर भागी। कुछ कहते हैं गुल्लो नागिन थी, कुछ कहते हैं बस नाचने वाली बैरागिन थी, कैसी दागी कैसी बागी। कहते हैं डाकू लाखन ने पीछे से और पुलिस ने सामने से गोली मारी। उस पर ना कोई लेख ना कोई अभिलेख। पुलिस का कहना है कि वनदती है आज भी, किंतु गोहद बेसली नदी वाली राहों से राही बचते हैं। कहते हैं सारी रात वहां गुल्लो के घुंघरू बसते हैं। धूप में बजर कर जब फूलों के तलवों में पड़ गई बिवैयां, ओठों पर पपड़ियां, चेहरों पर झाइयां, बाल जटा जूट, सूजी हुई पलकें, सूजे हुए पांव, नींद से भरी आंखें लाल और झुलसी हुई खाल। इस तरह जब उनकी सुंदरता को कर दिया गया नष्ट और रूह को कुरूप, तब वह कहलाई दस्यु सुंदरियां। कुत्तों और सियारों के रोने में उनके रोने की आवाज, कुत्तों और सियारों के रोने में उनके रोने की आवाज, आंधियों में चट्टानों से टकराकर बहते पानी में होती उनके होने की आवाज। पछुआ चले तो पश्चिम से आती उनके रोने की आवाज और पूर्वा चले तो पूरब से आती उनके रोने की आवाज। जब कब नहीं चलती है हवाएं, होती हैं साएं साएं, तब लोग समझ लेते हैं यह है उनके बेहोशी की आवाज। गर्दन तक चलती हुई छुरी खिस खिस शामिल होती कीर्तन के ढोल धमाकों में। कहते हैं एक दिन फूलों ने अपनी पनहियों में भरकर पेशाब पिलाई अपने बलात्कारियों को और पेड़ों से बांधकर उनके प्रजनन अंगों के चित्थड़े उड़ा दिए। फूल कैसे हुए पत्थर और पत्थर कैसे हुए फूल, ये फूलों के रेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के खेत हो जाने की कथा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण सर्ग तीसरा कि चंबल का स्रोत खोजने मत जाना। चंबल का स्रोत खोजने मत जाना। स्रोत खोजते हुए कहीं तुम अपने घर तक ना जा पहुंचो और देखो कि चंबल वहां से निकल रही है, निकल चुकी है या बस निकलने ही वाली है। सूर्य डूबने के साथ ही जैसे लड़कियों का आकाश भी डूब जाता है। जैसे जैसे छायाएं सिमटती हैं, लड़कियों की जगह भी सिमटना शुरू हो जाती है। अंधेरा दाखिल हो उससे पहले ही उन्हें दाखिल हो जाना चाहिए अपने घरों के प्राचीन अंधकारों में। लेकिन एक शाम जब गायें, अंडरलाइन, गायें खूंटों की तरफ, बकरियां बाड़ों की तरफ और मुर्गियां दड़बों की तरफ हांकी जा रही थी। मैं फिर से दोहराता हूं, कवि क्या कहता है कि गायें, बकरियां और मुर्गियां। उसने दूसरा कोई लिंग प्रयोग नहीं किया यहां पर। तो ये वो जो कहना चाहता है उसने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया। लेकिन एक शाम जब गायें खूंटों की तरफ, बकरियां बाड़ों की तरफ, मुर्गियां दड़बों की तरफ हांकी जा रही थी, 3 बहनें निकली अपने घर से।
तीन बहनें निकली अपने घर से तालाब में डूबने। तीन बहनें निकली अपने घर से तालाब में डूबने। बड़की बोली पहले मैं डूबूंगी, क्योंकि छुटकी को डूबते हुए मैं देख नहीं पाऊंगी। तो छुटकी बोली जिज्जी तुम नहीं रहोगी तो अकेले मुझे डूबते हुए कितना डर लगेगा। सुनकर मजली ने छुटकी को चिपटा लिया और बोली हम तीनों बहनें एक साथ डूबेंगी। छुटकी बोली मजली जब तेरी कमर तक पानी आएगा तो मेरे सिर तक आ जाएगा, एक साथ कैसे डूबेंगी। मजली के आंसू आ गए। उसने छुटकी को गोद में उठा लिया। छुटकी बोली मजली तुम्हें तो तैरना आता है, तुम कैसे डूबोगी। मैं गले में पत्थर बांध लूंगी, लेकिन रस्सी तो अपन लाए नहीं। मैं गले में पत्थर बांध लूंगी लेकिन रस्सी तो अपन लाए नहीं। मैं चुनरी से बांध लूंगी पत्थर, लेकिन चुनरी हट जाएगी तो तुझे शर्म नहीं आएगी। नहीं, मजली ने कहा लाशों को शर्म नहीं है। ये बहुत बार पढ़ी है मैंने और हर बार मुझे लगता है कि ये कविता शायद जब नरेश जी पढ़ते हैं इस कविता को, वो जोधपुर भी आकर गए थे कुछ समय पहले, तो रुआंसी सी हो जाती है। उनकी तरह का मैजिक मुझ में शायद अभी तक आ नहीं पाया। वो खुद की निजी कविता जब वो पढ़ रहे हैं तो क्या कहते हैं वो, पर इस कविता का होना जरूरी है हमारे बीच में। अब मुझे लगता है ये शायद उतरेगी नहीं हमारे जीवन से कभी। बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, पर चूंकि नरेश सक्सेना इंक्लाइंड है एक तरफ, राइट और लेफ्ट होता है वैसे वैसे, तो इसमें महाराज रंतिदेव का जिक्र जहां पर होता है पहली लाइन में, एक महाराज रंतिदेव के अग्निहोत्र में काटी गई सहस्त्रों गायों और बछड़ों के बहे खून से बनी नदी। तो फिर इस पर बात की गई। क्योंकि मैं कविता बहुत बार पढ़ता हूं तो इस कविता पर पूरी तरह से बात होना जरूरी था। तो शांति पर्व है महाभारत के भीतर एक, उसके अध्याय का एक श्लोक, उसमें 199 और 208 के अंदर वध्यय करके एक वचन है, जिससे उठा करके इसको कहा गया कि उन्होंने गायों को काटा होगा और उससे उनको ये ख्याति प्राप्त हुई। पर पाणिनि के सूत्र जो है व्याकरण के, उससे पता चलता है कि वध्यय जो है वो स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब वध से नहीं निकाला जाना चाहिए। ये मेरा इस कविता के बाद में आपको बताना जरूरी था। परंतु फिर भी इस कविता में जितनी खूबसूरत बातें हैं वो आप तक पहुंचे, और जितनी जरूरी बातें, कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि चंबल आपके घर से निकल गई है, निकलने ही वाली है, या बस निकल ही रही होगी। चंबल का स्रोत खोजने मत जाना। कितनी सारी नदियां जो बेनाम है, अनाम रह गई, ब्रूटल क्रिटिसाइज। तो आस है आप तक ये पहुंचा होगा।